everyone, this is Ankush from Triple S and I welcome you all again in the economy series of JKPSI and today we'll be doing inclusion lecture. तो इकोनॉमी को हम रिज्यूम करेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. आई विल बी कंप्लीटिंग योर इकोनॉमी सेक्शन. ठीक है, बहुत जल्दी से जो है इकोनॉमी सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएगी. यू नीड नॉट टू वरी. ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ इंक्लूजन. सिंगल लेक्चर में ही आपका ये जो टॉपिक है आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ. ठीक है, देखिए इंक्लूजन को अगर मैं मतलब आपको समझाऊं कि इंक्लूजन किसे कहते हैं, तो इंक्लूजन मीन्स किसी तरीके से इंक्लूड करना है ना. ठीक है, इंक्लूड करना. अब इंक्लूड का मतलब क्या है? देखिए इंक्लूजन जो है हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से इंक्लूजन को पढ़ सकते हैं. इंक्लूजन हो गया जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, एक हो गया फॉर एग्जांपल सोशल इंक्लूजन. क्या हो गया? सोशल इंक्लूजन. मतलब कि एसिमिलेट करना, इंक्लूड करना, इम्बाइब करना. अब सोशल इंक्लूजन किसे कहेंगे कि देखिए कहीं पे भी कोई डिप्राइव्ड सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनको इम्बाइब करना, उनको भी इंक्लूड करना सोशल एम्बिट में या सोशल स्ट्रक्चर में. ठीक है, सपोज कोई ऐसे वीकर सेक्शंस हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, उनको सोशली हम कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं वो किस में आ जाएगा? सोशल इंक्लूजन में आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली वी हैव जियोग्राफिकल इंक्लूजन. जियोग्राफिकल इंक्लूजन का मतलब है कि जियोग्राफिकली हम कैसे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सबको ला रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स जियोग्राफिकल इंक्लूजन. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको जियोग्राफिकल इंक्लूजन का. हम बोलेंगे कि अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं या अगर मैं क्योंकि इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूं कि अगर हम इकोनॉमिक सेक्शन की मैं बात करूं तो मैं बोलूँगी कि जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लेन्स के मुकाबले कम है. तो नॉर्मली ऐसा ही होता है. हिली, क्योंकि हिली एरियाज़ में कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, अलग ही ज्योग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो हिली एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है रिलेटेड, मतलब एज कंपैरिजन टू दी प्लेन्स. ठीक है, आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल. दैट इज, फिर हमें ज्योग्राफिकल इंक्लूजन को इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उनको भी हिली एरियाज को एट पार, हिली एरियाज की इकोनॉमी हमें एट पार लानी है विद दी प्लेन एरियाज, राइट. तो इसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल इंक्लूजन. सो सिमिलरली वी हैव इकोनॉमिक इंक्लूजन. सो इकोनॉमिक इंक्लूजन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट. ठीक है, जब हम ज्योग्राफिकली मतलब सबको उसी सेम एम्बिट में लाएंगे, सोशली सभी को सेम प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, तो दैट विल इनडायरेक्टली दैट विल बूस्ट आर, मतलब हमारा इकोनॉमिक इंक्लूजन भी उसमें आ जाता है. ठीक है, तो सिमिलरली वी हैव फिनेंशियल इंक्लूजन ऑल्सो. फिनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है, अब आपके सिलेबस में दिया हुआ है इंक्लूजन, क्योंकि ये टॉपिक जो है स्पेसिफिकली हमें इकोनॉमी में पढ़ना है, तो हम जो है इसमें फिनेंशियल इंक्लूजन पढ़ेंगे. ओके, तो विल बी डूइंग फिनेंशियल इंक्लूजन इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक पर्टिकुलरली. ओके, अब देखिए फिनेंशियल इंक्लूजन किसे कहते हैं. तो फिनेंशियल इंक्लूजन मीन्स कि जैसे हमने कहा कि वेरियस सेक्शंस जो हैं सोसाइटी की, उनको हमें एक साथ लेके चलना है, उनको हमें एक लेवल पे लेके आना है, सबको सिंगल प्लेटफॉर्म में लेके आना है. दैट इज द केस विद द फिनेंशियल इंक्लूजन एज वेल. ठीक है, फिनेंशियल इंक्लूजन में हम क्या करते हैं कि जितनी भी सेक्शंस हैं सोसाइटी की, या जो भी वीकर सेक्शन, स्पेशली मैं बात करूंगी वीकर सेक्शंस की, या जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं, उनकी अगर मैं बात करूंगी, या गरीब लोगों की पॉवर्टी, जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें इकोनॉमी में हमने पॉवर्टी पढ़ा था, जो पुअर लोग हैं, पुअर हाउस होल्ड हैं, वो भी फिनेंशियल एक सिंगल आप कह सकते हो एक एम्बिट में आ जाए, एक फिनेंशियल एम्बिट में आ जाए. ओके, और वो कैसे आएंगे फिनेंशियल एम्बिट में? बाय ओपनिंग देयर बैंक अकाउंट्स. तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि सबके बैंक अकाउंट्स ओपन हो. ठीक है, ताकि सेविंग्स जनरेट हो पाए. अब जो बैंक अकाउंट्स खोलने के वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो एक सिंपल सा बेनिफिट है जो किसी भी मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, या फिर किसी भी किसी भी गरीब इंसान को या एक इलिटरेट इंसान को जिसको आप समझा सकते हो, ठीक है, वो ये है कि इट विल बूस्ट सेविंग्स. प्लस अगर गवर्नमेंट जो है वो कोई बेनिफिट देना चाहती है पुअर हाउस होल्ड को, ठीक है, या किसी भी तरीके का बेनिफिट देना चाहती है, फाइनेंशियल बेनिफिट देना चाहती है, इकोनॉमिक बेनिफिट देना चाहती है, मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट देना चाहती है, तो वो किसके थ्रू देगी? बैंक अकाउंट्स के थ्रू देगी, राइट. तो देयर आर वेरियस स्कीम्स जो अभी हम स्टडी करेंगे. देयर आर वेरियस स्कीम्स
विच आर लॉन्च बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये स्कीम्स जो हैं ये भी, इन स्कीम्स के थ्रू जो मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा वो किसके थ्रू मिलेगा, वो बैंक अकाउंट्स के थ्रू मिलेगा। तो दैट्स वाई बैंक अकाउंट को ओपन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, टू मेंटेन अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम एंड टू और बेनिफिट देना, जो भी पर्टिकुलर जो लोग हैं उनको बेनिफिट देने के लिए भी फिनेंशियल इंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज दिस फिनेंशियल इंक्लूजन? फिनेंशियल इंक्लूजन क्या, हमने समझा अभी कि फिनेंशियल इंक्लूजन क्या है कि हर एक इंसान को, ठीक है, हर एक इंसान को आप लगा लीजिए, जो वीकर सेक्शन का कोई भी जो इंसान है उसको फिनेंशियल एम्बिट में लाना, यानी उसका बैंक, सिंपल वर्ड्स में उसका बैंक अकाउंट ओपन करना, एवरीबडी, ठीक है, कोई भी वल्नरेबल ग्रुप्स, स्पेशली अगर मैं बात करूँ वीकर सेक्शन की बात करूँ या विलेजर्स की बात करूँ, जहाँ पे कहीं काफ़ी लोग, रिमोट एरियाज़ की मैं बात करूँ जहाँ पे बैंक अकाउंट्स इतने ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं, ठीक है, तो हर एक इंसान का बैंक अकाउंट ओपन करना, उनको फिनेंशियल एम्बिट में लाना, फिनेंशियल इंक्लूजन करना, ठीक है, ताकि सभी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ पाए। ओके, तो दिस मीन्स द फिनेंशियल इंक्लूजन। ओके, now here I have written the definitions also to what it is written over here: to connect the vast section of society of our country with banking sector at affordable or cheaper cost। affordable और cheaper cost का मतलब है कि ज़्यादा अफोर्डेबल तरीके से, ठीक है, और अगर उनको सपोज क्रेडिट फैसिलिटी देनी है, लोन फैसिलिटी देनी है, तो वो भी कम से कम इंटरेस्ट रेट पे उनको दी जाए, मिनिमल इंटरेस्ट रेट पे जो क्रेडिट फैसिलिटी है, जो लोन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है। फिनेंशियल इंक्लूजन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू फिनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, उनको फिनेंशियल सर्विसेज देना, ठीक है, लोगों को फिनेंशियल सर्विस देना, टाइमली देना, एडुकेट, क्रेडिट प्रोवाइड करना वेयर नीडेड बाय वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज वीकर सेक्शंस एंड लो इनकम ग्रुप्स एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। एक हमारी जैसे कंट्री जैसे जो इंडिया है, इट इज़ अ वेरी डिवर्स कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे फिनेंशियल इंक्लूजन को आप कह सकते हो, फिनेंशियल इंक्लूजन के टारगेट को अचीव करना एक क्रिटिकल पार्ट बन जाता है डेवलपमेंट प्रोसेस का। ओके, now there exists a greater need and potential to tap into the unbanked population and bringing them into financial net. Its main purpose is to bring unbanked and underbanked, देखिए क्या है मेन पर्पस, क्या है फिनेंशियल इंक्लूजन का, कि जो अनबैंक्ड लोग हैं उनको भी इंक्लूड करना, और अंडरबैंक्ड को भी। अनबैंक्ड हो गया जिनका बैंक अकाउंट है ही नहीं, तो उनका बैंक अकाउंट ओपन करना। अंडरबैंक्ड का मतलब हो गया कि जिनका बैंक अकाउंट तो है लेकिन वो कोई क्रेडिट फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते, लोन नहीं ले सकते, ठीक है, उनको भी लोन वगैरह प्रोवाइड करना। देखिए हमें पता है कि अगर हमने लोन लेना है या क्रेडिट फैसिलिटी लेनी है तो हमें कोलेटरल जो है वो रखना पड़ता है, राइट। वी नीड टू सबमिट सम कोलेटरल, वी नीड टू कीप सम कोलेटरल विद द बैंक। हमें प्रॉपर्टी, हमें मॉर्गेज रखनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ हमें मॉर्गेज रखना पड़ेगा, कोलेटरल देना पड़ेगा हमें बैंक को, तभी हमें क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। अब कोई लोअर इनकम वाला जो लोग है, जिसके कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसका लैंड नहीं है, ठीक है, या कोई जो कोलेटरल नहीं रख सकता बैंक के पास, उनके लिए भी क्रेडिट फैसिलिटी या लोन प्रोवाइड करने की जो फैसिलिटी है वो जो है अंडर बैंक्ड लोगों को मिलेगी। ओके, टू अवेल द फिनेंशियल सर्विसेज। अभी जो फिनेंशियल सर्विसेज हैं, फिनेंशियल सर्विसेज में क्या आएगा, जो फिनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या आएगा, जैसे बैंकिंग तो है ही, बेसिक बैंकिंग, लोन है, इक्विटी है, इंश्योरेंस है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब अगर आप सिर्फ जो है बैंक अकाउंट ओपन हो गया है, सिर्फ यही गोल नहीं है फिनेंशियल इंक्लूजन का, इसका मतलब ये है कि बैंक अकाउंट ओपन हुआ है और फिर वो बैंक अकाउंट कितना फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है, दिस इज ऑल्सो मस्ट, कि कितना जो है बैलेंस इसमें मेंटेन करके रख रहे हैं जिनका बैंक अकाउंट ओपन हुआ है, और कितना फ्रीक्वेंटली उसको यूज़, कितनी सेविंग्स को प्रमोट हो रहा है, कि हाउ मच सेविंग्स आर बीइंग प्रमोटेड, राइट। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, और इसमें डिजिटल लिटरेसी भी इंक्लूड होती है, ठीक है, क्योंकि अब हमें पता है कि हम ज़्यादातर जो है डिजिटल पेमेंट्स की बात करते हैं। ओके, गवर्नमेंट ने अपनी भी वेरियस ऐप्स जो हैं वो, जैसे भीम जैसी ऐप जो हैं गवर्नमेंट ने जो है वो निकाली हैं, अपनी ऐप्स जो है निकाली हैं, ताकि जिससे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डिजिटाइज हो सके मैक्सिमम तरीके से। ओके, अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स आर, सो मेनी प्राइवेट प्लेयर्स आर देयर इनटू द मार्केट, वी हैव जैसे हमारे पास पेटीएम बैंक्स हैं, ठीक है, एयरटेल बैंक है, देयर आर वेरियस प्राइवेट प्लेयर्स ऑल्सो इनटू द मार्केट, सो एज टू इंक्रीज द डिजिटल अवेयरनेस और टू इंक्रीज द डिजिटल फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, राइट। तो डिजिटल लिटरेसी को इंक्लूड करना, डिजिटल अवेयरनेस को इंक्रीज करना, ये सारा ही फिनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है। ओके,
हाँ, एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड बेसिक इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी तो डिजिटाइज मेथड जो है वो डिजिटाइज हो पाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है टू पेनिट्रेट, टू गेट पेनिट्रेटेड इनटू द मासेस, to aware the masses for digital literacy, for digital awareness. Okay, now there are 5 pillars or 5 A's of financial inclusion. Financial inclusion के 5 pillars हैं या 5 A's हैं, वो कौन कौन से हैं? Quite easy, ठीक है। जैसे accessibility है, ओके, accessible होना चाहिए, accessibility होनी चाहिए इन सभी financial सर्विसेज की टू द कस्टमर्स, टू एवरीबडी, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी मतलब इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कितने अफोर्डेबल हैं, ओके, वो जो इंटरेस्ट रेट है सपोज क्रेडिट पे या लोन जो फैसिलिटी मिल रही है वो कितनी अफोर्डेबल है। अवेलेबिलिटी क्या है फिनेंशियल सर्विसेज की, जैसे हमने कहा फिनेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे लोन है या इंश्योरेंस है, तो उसकी क्या अवेलेबिलिटी है। अवेयरनेस जो है वो कितनी है लोगों में, और कितनी अवेयरनेस जनरेट की जानी चाहिए, ठीक है। हाउ मच अवेयरनेस इज नीडेड, एंड एडुकेसी एज वेल, ठीक है, कितनी अप्रोप्रिएट है फिनेंशियल सर्विसेज, कितनी एडुकेट हैं। तो दीज आर दी 5 A's और 5 pillars ऑफ financial inclusion. Accessibility, ठीक है, A से ही हैं पांचों, accessibility, affordability, availability, awareness and advocacy. Okay. See, next I have this is the current data of global, you can say it is a global data. ये क्या है? ये है वर्ल्ड डाटा है ये, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्या है ये, बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक है ना वो एक डाटा रिलीज करता है। सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताती हूँ कि जो वर्ल्ड बैंक है वो ये डाटा रिलीज करता है जिसको कहा जाता है ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस। क्या कहा जाता है? ग्लोबल फिंडेक्स, ठीक है। F स्टैंड्स फॉर फिनेंस बेसिकली, ठीक है, फिनेंशियल। तो ये क्या है? फिंडेक्स है, ग्लोबल फिंडेक्स डाटा। इंडेक्स तो समझ गए आप, इंडेक्स ही है ये, फिनेंशियल इंडेक्स है ये, ठीक है। तो ये ग्लोबली जो है रिलीज किया जाता है ये डाटा। कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, ओके। अब वर्ल्ड बैंक का ये जो ग्लोबल फिंडेक्स डाटा है ये विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, यहाँ मैंने सिर्फ इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडिया का जो डाटा है जो वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया है, रिलीज किया है, सिर्फ मैं वो उस डाटा की मैं बात करूंगी, ठीक है। तो क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन डाटाबेस और ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट, ये क्या है? ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट है 2017 की। अब आप बोलेंगे लेटेस्ट है, 2017 की है, तो यस, ये जो 2017 का जो डाटा है यही लेटेस्ट है। तो एक्चुअली है क्या, ये जो डाटाबेस है ना ये हर 3 साल के बाद रिलीज होता है। इट इज रिलीज आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, ठीक है। अब वैसे ड्यू है कि ये रिलीज होने के लिए है। 2017 का ये डाटा है लेटेस्ट, अभी उसके बाद अभी डाटा रिलीज नहीं हुआ है। 2017 से पहले 2014 में रिलीज हुआ था, और 2014 से पहले 2011 में रिलीज हुआ था। तो बेसिकली 2011 से ही स्टार्ट हुआ ये ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट जो बनना, ये 2011 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, या जो इसमें क्या होता है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो ये ट्रीट करती है कि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डाटा बनाती है, जिसमें कि आप कोई किसी भी एडल्ट हम किसी 18+ के जो लोग हैं, ठीक है, 18+ एज के जो लोग हैं, उनकी जो एडल्ट की सेविंग्स का बिहेवियर देखेंगे, उनकी बोरोइंग का बिहेवियर देखा जाएगा इसमें, वो पेमेंट्स कैसे बनाते हैं, रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, ये सब इसमें देखा जाता है, इसमें ये रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर एवरी 3 ईयर्स दिस रिपोर्ट इज बीइंग पब्लिश्ड सिंस 2011। तो पहले 2011 में आई थी, फिर 14 में आई थी, अभी 2017 में आई है उसके बाद, ठीक है। तो 2017 का जो ये डाटा है वर्ल्ड बैंक का, जिसको ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट भी कहते हैं, इसके अकॉर्डिंगली 80% ऑफ इंडियन एडल्ट्स हैव अ बैंक अकाउंट, ठीक है। तो कितने लोगों के पास, अगर पूरी इंडिया के एडल्ट्स की बात करी जाए तो 80% इंडियन एडल्ट्स हैव बैंक अकाउंट। और 2014 में ये डाटा कितना था? 2014 में ये डाटा था 53%। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब देयर इज़ एन काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अगर मैं बैंक अकाउंट्स ओपनिंग की बात करूं तो 53% 2014 में था, तो 2017 में ये 80% है, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ जो है वो है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं इंडियन विमेन की बात करूं, अगर विमेन की बात करी जाए तो 77% ऑफ इंडियन विमेन हैव बैंक अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ऑफ 2017, ओके। और 2014 में ये डाटा कितना था? 43% था। 2014 में 43% जो इंडियन विमेन है उनका बैंक अकाउंट था, और 2017 में जो है बैंक अकाउंट का जो लेवल है वो 77% इंक्रीज हुआ है। 77% इंक्रीज नहीं हुआ, बट 77% है,
ठीक है, 77% है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ऑफ 2017, ये इंडियन विमेन की बात है। ठीक है, अब देखिए ये जो एडल्ट है ना, इसमें ये टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है, एडल्ट पॉपुलेशन की, जो 18+ की जो पॉपुलेशन है, टोटल एडल्ट पॉपुलेशन जो है उस वो 80% है जिनका बैंक अकाउंट है एज पर 2017 रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल फिनटेक्स रिपोर्ट, और अगर मैं इंडिविजुअल सिर्फ विमेन की बात करूं तो वो 77% है जिनका बैंक अकाउंट है। ओके, ऑलराइट, तो ये रही, ये जो डाटा था ये ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट की ये डाटाबेस थी, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, देखिए फिनेंशियल जो भी हमारे जो ये फिनेंशियल इंक्लूजन से होगा क्या, जो भी अंडर प्रिविलेज या मार्जिनाइज सेक्शन जो है सोसाइटी की, उनकी मतलब उनका हमारे पास एक पोटेंशियल रहेगा कि हम उनकी पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाएँ, बेटर जॉब क्रिएशन जो है वो कर पाएँ। ठीक है, ओके, अब देखिए फिनेंशियल इंक्लूजन जो है, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बात करूं, अभी हमने बात की थी विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, ये जो डेटाबेस था। ओके, नाउ इट इज इंडिया की, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बात करूं, फिनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया की अगर मैं बात करती हूं, तो इसमें देखिए क्या है, अब यहाँ पे जो है मैंने बात, सबसे पहले आप ये इंडेक्स देख लीजिए। ठीक है, फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स देख लीजिए 2021 का। अब क्या है कि अभी हमने बात की फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की, जो ग्लोबल लेवल पे था, 2017 में इसकी डाटा रिलीज हुआ था। अब बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। अगर मैं इंडिया की रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये जो फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, क्या है, फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, ये किसने रिलीज किया, ये रिलीज किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, आरबीआई हैज रिलीज्ड फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ऑफ इंडिया ऑफ 2021। ओके, अब इसमें क्या है, देखिए ये भी फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ है, ये आरबीआई ने, ये फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है आरबीआई ने रिलीज किया है, फर्स्ट टाइम रिलीज किया है। ओके, इसकी जो रेंज है वो होगी बिटवीन 0 to 100, मतलब आप लगा लीजिए पॉइंट्स होंगे, ये 0 से लेके 100 पॉइंट्स के बीच में जो है ये फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रहेगा। ठीक है, 0 का मतलब है कि कंप्लीट फिनेंशियल एक्सक्लूजन, मतलब कि फिनेंशियल इंक्लूजन बिल्कुल भी नहीं है, 0 फिनेंशियल इंक्लूजन है, और 100 का मतलब होगा कंप्लीट फिनेंशियल इंक्लूजन है ऑल ओवर कंट्री, हमारी कंट्री की बात करूं तो। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है ये 3 पैरामीटर्स पे बेस्ड है, देयर आर 3 ब्रॉड पैरामीटर्स, और सबसे जो ज़्यादा वेटेज जो है वो यूजेज को दिया गया है। तो यूजेज हैज़ 45% वेटेज। ठीक है, यूजेज मतलब कितना यूज़ कर रहे हैं हम फिनेंशियल सर्विसेज को। ठीक है, फिनेंशियल सर्विसेज को कितना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो 45% यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, एक्सेस कितना एक्सेस है, तो दैट इज़ 35% एक्सेस है लोगों को। ठीक है, फिनेंशियल सर्विसेज का, और क्वालिटी क्या है फिनेंशियल सर्विस की, तो 20%। तो ये जो है ये 3 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है किस पैरामीटर की है, यूजेज की है, यूजेज 45%, देन एक्सेस 35% एंड देन क्वालिटी 20%, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज देखिए जो ये फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो बना है इसका कोई भी बेस ईयर नहीं है, देयर इज नो बेस ईयर, बट येस देयर आर 97 इंडिकेटर्स, देयर आर वेरियस इंडिकेटर्स, मतलब 97 इंडिकेटर्स है जिनके ऊपर बेस्ड हमने ये इंडेक्स बनाया है। ओके, मतलब आरबीआई ने ये इंडेक्स बनाया है बेस्ड अपॉन 97 इंडिकेटर्स। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस इंडेक्स का मतलब कितने पॉइंट्स हैं, या कहाँ पे इंडिया जो है, कहाँ पे हमारी जो कंट्री है वो स्टैंड करती है इस फिनेंशियल इंडेक्स में। सो द एनुअल इंडेक्स यानी द एनुअल फिनेंशियल इंडेक्स फॉर द पीरियड एंडिंग इन मार्च 2021 इज 53.9। ठीक है, तो कितना है 53.9, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, यानी कि 0 to 100 हमने अभी डिस्कस किया था कि जो पॉइंट्स हैं वो 0 से 100 के बीच में लाई करेंगे, तो अभी कितने पॉइंट्स हैं, इट इज़ 53.9 पॉइंट्स पे है। ठीक है, एज पर मार्च 2021, तो ये मार्च 2021 की ये रिपोर्ट है, मार्च 2021 तक जो है 53.9 जो है वो इंडेक्स रहा। ठीक है, इंडिया का। ओके, और ये जो फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है ये कब पब्लिश किया जाएगा, ये हर साल जुलाई में पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, हर साल जुलाई में पब्लिश किया जाएगा, यानी कि अब हम देख सकते हैं कि 2022 जुलाई जब आएगा ना, तब नेक्स्ट फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो रिलीज होगा बाय आरबीआई। ओके, जुलाई में।
तो ये जो है हर साल जुलाई में रिलीज हुआ करेगा। 2021 का 53.9 है। नाउ लेट्स सी कि 2022 में जुलाई में विल सी कि क्या रिलीज करता है आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ओके, नाउ दिस इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ये हमने किया 2021 का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किया, विच इज रिलीज्ड बाय आरबीआई। याद रखिएगा, ये 3 ब्रॉड पैरामीटर्स आपने याद रखने हैं। ओके, बेस ईयर कोई नहीं है इसका, ये भी याद रखना है, और पॉइंट तो याद रखने ही है, कितने आए थे अभी 53.9, और हर साल जुलाई में पब्लिश होगा। ठीक है, ओके। नाउ सी, दिस इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, बेसिकली कि हाउ डिड फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है, वैसे तो जैसे ही हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन की, कि आप लगा लीजिए कि जब बैंकिंग सेक्टर जब स्टार्ट ही हुआ था हमारी कंट्री में, तो तब से ही आप लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन का आइडिया तो था, बट नॉट टू दैट ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है, इतना नहीं था कि हर वीकर सेक्शन को, हर इंसान को आपने इन्वॉल्व करना है। ठीक है, तब इतना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं था। ठीक है, लेटर विल सी कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो टर्म है, सबसे पहले वो यूज़ हुई थी 2005 में। याद रखिएगा, सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन जो टर्म है दैट वाज यूज्ड इन 2005 बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली अपनी एनुअल रिपोर्ट जब सबमिट करी थी, अपनी एनुअल रिपोर्ट जब पब्लिश की थी, तो उसमें अपनी एनुअल रिपोर्ट में आरबीआई ने बात की थी फाइनेंशियल इंक्लूजन की। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि आइडिया ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो बात जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, वो कब रखी गई थी? 2005 में। ओके, देन देयर केम अ खान कमेटी। ठीक है, उसके बाद एक खान कमेटी आती है 2005 में ही, खान कमेटी आती है। ठीक है, खान कमेटी जो है ये बात करती है रूरल क्रेडिट की और माइक्रो फाइनेंस की। ठीक है, खान कमेटी जो है बात करती है माइक्रो फाइनेंस के और रूरल क्रेडिट की। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट कमेटी है डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी 2006 में। ये मैं बात कर रही हूँ कि सबसे पहले जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगर मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की हिस्ट्री की बात करूँ मतलब, तो सबसे पहले जो है 2005 में आरबीआई ने जो है इंट्रोड्यूस करा था ये वर्ड। उसके बाद 2006 में सी रंगाराजन कमेटी, डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी जो थी, ठीक है, जिसके जो सी रंगाराजन वाज एक्चुअली द चेयरमैन अंडर द इकोनॉमिक एडवाइजरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर में, के ये चेयरमैन थे। ठीक है, तो डॉक्टर सी रंगाराजन जो है 2006 में इन्होंने फिनेंशियल इंक्लूजन की एक कमेटी बनी थी फाइनेंशियल इंक्लूजन की, बेसिकली जिसको उन्होंने हेड किया था। तो ये सबसे पहली आप कह सकते हो एक कमेटी थी फाइनेंशियल इंक्लूजन की 2006 में। ठीक है, सी रंगाराजन कमेटी, ये आप याद रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी स्कीम्स जो हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की इंडिया में आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे कैसे जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स जो है इंडिया में लाई गई। ठीक है, तो देर आर बेसिकली मैनी स्कीम्स, और आप देखेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारी जो स्कीम्स है ना, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक को ही टारगेट, इकोनॉमी को ही टारगेट करती हैं। ठीक है, तो विद जैसे ही लाइवलीहुड इंक्रीज होगा, लोगों का लाइवलीहुड इंक्रीज होगा, ठीक है, बेटर होगा, तो उससे हमारे जो इकोनॉमिक जो भी इंडिकेटर्स हैं वो हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि सक्सेसफुल होते हुए हमें देखेंगे, इकोनॉमिक टारगेट्स जो हमारे वो सक्सेसफुल होते हुए दिखेंगे। राइट, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है मैं लेके आई हूँ आज आपके साथ डिस्कस करने के लिए, विच विल इंक्लूड द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, तो क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने बड़ी सारी सेवरल स्कीम्स जो हैं विद द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, इट हैज़ बीन लॉन्चिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, और ये जो स्कीम्स हैं ये क्या करती हैं, ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। ओके, इट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ओके, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटेड नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, गवर्नमेंट ने क्या किया था, नेशनल मिशन स्टार्ट किया था फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसको कहते हैं NMFI, जिसमें सबसे बड़ी स्कीम, अगर देखिए जैसे ही आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे, सबसे बड़ी स्कीम जो है दैट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY, विच वॉज लॉन्च्ड इन अगस्त 2014 टू प्रोवाइड यूनिवर्सल बैंकिंग फैसिलिटी। ठीक है, पूरी इंडिया को रिमोट, स्पेशली रिमोट एरियाज के जो लोग हैं उनको लाने के लिए। सो इट इज़ अ वेरी बिग स्कीम, प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब क्या है इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना में क्या है, तो सबसे पहली स्कीम जो है ये मैंने यही कवर की है, वैसे मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है इसके बारे में कि ये डिजिटल पाइपलाइन जो है वो एक दैट हैज़ बीन लेड डाउन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना थ्रू लिंकिंग जन धन अकाउंट विद मोबाइल एंड आधार। ठीक है, ताकि जो जन धन अकाउंट जो भी खुलेगा
वो मोबाइल, लोगों के मोबाइल फ़ोन के साथ और आधार के साथ भी लिंक किया जाएगा, जिसको कहा जाएगा जैम, यानी जन धन आधार मोबाइल, जन धन आधार एंड मोबाइल। ठीक है, चलिए ये तो रहा। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम में है क्या बेसिकली, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। ओके, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये देखिए अनाउंस तो इसको 15 अगस्त को किया गया था, 15 अगस्त 2014 को। ओके, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जो है 2014 का जो इंडिपेंडेंस डे था तब इसको अनाउंस किया गया था, बट इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 28 अगस्त 2014। ज़्यादा डेट ये वाली इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जब इंप्लीमेंट हुई थी ये स्कीम 28 अगस्त 2014 को। और इसकी जो टैगलाइन है दैट इज़ मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, तो अगर आप इसका लोगो देखेंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो लोगो देखेंगे, तो उस लोगो में यहाँ पे नीचे यही लिखा हुआ है मेरा खाता भाग्य विधाता, जो इसका लोगो है। ठीक है, स्कीम का। ओके, अब ये क्या है, नेशनल मिशन स्कीम है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू एंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि बेसिक सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंसेज, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन एंड ऑल अफोर्डेबल मैनर। ठीक है, इस स्कीम में क्या है कि बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खुला जाएगा, जिसको BSBD अकाउंट कहा जाता है। तो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो है खोला ही जाएगा। ठीक है, ओके, अब इसमें क्या है, क्या इस स्कीम के अंदर क्या फीचर्स हैं बेसिकली स्कीम के। तो सबसे पहले कि यहाँ पे क्या है कि कोई भी आपने मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं करना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट BSBD, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये जो BSBD है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, इसका बेसिकली इसमें यही होता है कि कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस इन प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके, इंटरेस्ट क्वाइट जो भी इंटरेस्ट जो है वो इसमें मतलब इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट इसमें प्रोवाइड होगा। ठीक है, अच्छा, डेबिट कार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी प्रधानमंत्री जन धन योजना होल्डर जो है उसको रुपए डेबिट कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब नॉर्मली देखेंगे कि जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट के साथ क्या इंश्योरेंस मिलता है, तो नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, अब एक मैं बोलूँगी फ्लैगशिप पॉइंट जो है इसका, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइटेड पॉइंट यही है कि इसमें इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, तभी देखिए अभी जब मैंने जो फिंडेक्स रिपोर्ट जब हमने पढ़ी 2014 से कितना ज़्यादा जंप आया है 2017 की रिपोर्ट तक, जब हमने फिंडेक्स रिपोर्ट पढ़ी थी, है ना, पढ़ी थी ना, कितना ज़्यादा जंप है 2014 से 2017 तक। ओके, 80% जो है वो लोग इंक्लूड हो गए। तो कहीं ना कहीं ये फिनेंशियल इंक्लूजन का जो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना जो स्कीम आई थी ना, इससे काफ़ी लोगों ने, नो डाउट काफ़ी लोगों ने एटलीस्ट बैंक अकाउंट तो खोला, अपना खाता तो खोला। काफ़ी लोगों का बैंक अकाउंट था ही नहीं। अगर मैं मतलब आपको लगेगा कि नहीं, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि नहीं बैंक अकाउंट तो सबका होता है, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी रिमोट एरियाज़ में और इलिटरेट लोग होते हैं कहीं, ठीक है, जिनको एक्चुअली अवेयरनेस ही नहीं है, उन लोगों की गलती भी नहीं, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक है, पता ही नहीं है कि बेसिक व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब ये इसमें इंपॉर्टेंट था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट या फिनेंशियल इंक्लूजन के एम्बिट में लाने के लिए तो फिर लोगों को कुछ प्रिविलेज देने पड़े, कुछ बेनिफिट्स उनको दिखाने पड़े कि भाई आपको ये प्रिविलेज मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा, तो तभी लोग जो है अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम मतलब काफ़ी अचीव हुआ ये टारगेट फिनेंशियल इंक्लूजन का। काफ़ी लोगों ने जो है बैंक अकाउंट्स अपने ओपन करना स्टार्ट किए। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब देखो इंश्योरेंस मिलेगा। इसमें इंश्योरेंस कितना है जन धन योजना के अकॉर्डिंगली, इंश्योरेंस क्या है कि पहले जो इंश्योरेंस था वो था 1 लाख रुपीज़ का। अब ये जो इंश्योरेंस है फ्रॉम दिस 2018 ऑनवर्ड्स, ठीक है, तो अगस्त 2018 के बाद जो है ये इंश्योरेंस बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया। ठीक है, अब ये बेसिकली 2 लाख भी नहीं है, दिस इज बेसिकली 2,30,000 का इंश्योरेंस है। कितना है, 2 लाख। पहले 1,30,000 का था, अब 2,30,000 का हो गया हुआ है। इसमें 2 लाख जो है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है और 30,000 का जो इंश्योरेंस है दैट इज लाइफ इंश्योरेंस, यानी डेथ आफ्टर डेथ। ठीक है, तो 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है और ₹30,000 का लाइफ इंश्योरेंस है, यानी कि डेथ आफ्टर डेथ जो मनी रिसीव होगी दैट विल बी ₹30,000, आफ्टर एक्सीडेंट इट इज़ 2 लाख। ठीक है, ये इंश्योरेंस है अंडर
दिस प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम। ओके, अब एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है, दैट इज ₹10,000। ठीक है, तो ₹10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। तो ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं? ओवरड्राफ्ट कहते हैं कि अगर सपोज हमारे बैंक में जो है पैसे पड़े हैं, उन बैंक से ज़्यादा अमाउंट का लोन हम ले पाएँ। ठीक है, ओके, ज़्यादा मतलब कि आप क्या कह सकते हैं कि विदाउट गिविंग एनी कोलेटरल, विदाउट गिविंग एनी मॉर्गेज, आप कोई मॉर्गेज या कोई कोलेटरल रखने की आपको बैंक के पास ज़रूरत नहीं है। आप ओवरड्राफ्ट एक लोन आप कह सकते हो, एक लोन टाइप का आप ले सकते हो, अपने जितने आपके पास खाते में पैसे हैं उससे ज़्यादा पैसे अमाउंट आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितनी है? ₹10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने आज बैंक अकाउंट खुलवाया और आप कल जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अपनी ले सकते हैं, नहीं। आपको कम से कम ये जो बैंक अकाउंट है ये 6 मंथ्स का आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। 6 महीने का बैंक अकाउंट जब आप हो जाता है, आपका मेंटेन रहता है बैंक के साथ 6 मंथ्स का मिनिमम बैंक अकाउंट, उसके बाद आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है अवेल कर सकते हैं ऑफ ₹10,000। ओके, alright, now under this scheme about 44.76 crore people have get benefited so far। ठीक है, तो कितने बेनिफिशरीज हैं इस स्कीम के? 44.76 करोड़ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट, इतनी जो है बेनिफिशरीज हैं इस स्कीम के अंडर। ओके, सो दिस इज अबाउट प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम। ओके, हाँ, और ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो बैंक अकाउंट, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक अकाउंट जो है ये वही ओपन कर सकता है जिसका और कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, और कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा, बस यही बैंक अकाउंट होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट। ओके, नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ओके, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY। ओके, सो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पहले तो मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? MUDRA। सो मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफिनेंस एजेंसी बैंक है ये। ठीक है, यानी कि ये रीफिनेंस करता है। व्हाट डज दिस मीन? देखिए, ये पहले आप समझिए, ये जो स्कीम है ये लॉन्च हुई थी अप्रैल 2015 में। ओके, अप्रैल 2015 में ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, ये स्कीम के अंडर क्या है कि लोन्स प्रोवाइड हो सकते हैं अप टू ₹10 लाख टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब क्या है इसमें कि लोन जो है वो किसको दिए जाएंगे? नॉन कॉर्पोरेट हाउसेस को या फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस को, उनको ये लोन दिए जाएंगे। और ये लोन कौन प्रोवाइड करेगा? जिसको आप कह सकते हो जिसको मुद्रा की अथॉरिटी दे दी जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं, RRBs हैं, स्मॉल फिनेंस बैंक्स हैं, MFIs हैं, NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, तो मुद्रा लोन्स जो हैं ये क्या किए जाएंगे? ये एक्सटेंड किए जाएंगे फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेज, जिससे कि इनकम जनरेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो। अब किस किस सेक्टर में जो है ये मुद्रा लोन जो है ये दिए जा सकते हैं? जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, रिटेल, एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज। ओके, एलाइड एक्टिविटीज, राइट। अब इसमें क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में क्या है कि 3 तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स वैसा नहीं, दीज आर इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज आप कह सकते हो। 3 तरीके के फाइनेंशियल सर्विसेज इसमें मिलेंगी, जिसमें पहला नाम है शिशु। ठीक है, दूसरा है किशोर एंड द थर्ड वन इज तरुण। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ अंडर शिशु, ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि कितना लोन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो 3 प्रोडक्ट्स हैं इसमें या 3 फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। पहला प्रोडक्ट है, पहली सर्विस है शिशु लोन। ठीक है, शिशु लोन में क्या होगा कि ₹50,000 तक जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर शिशु। ठीक है, किशोर में जो है लोन आप 50,000 से लेके 5 लाख तक। ठीक है, अब देखो 50,000 से नीचे का जो लोन है वो शिशु लोन होगा, 50,000 से लेके 5 लाख तक का जो लोन है वो होगा किशोर, और सबसे बड़ा जो टारगेट है दैट इज तरुण जो लोन है वो मिलेगा आपको 5 लाख से लेके 10 लाख तक। यानी कि अगर आप 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप तरुण लोन अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप 5 लाख से नीचे यानी 50,000 से 5 लाख तक के बीच में कर रहे हो तो आप जो है किसके लिए डिमांड कर रहे हो? किशोर लोन के लिए। ठीक है, और 50,000 से नीचे का जो लोन है वो शिशु लोन के अंदर कवर होगा। दिस इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये याद रखिएगा, मुद्रा की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, और ये 3 जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ओके, और कब लॉन्च हुई थी? 2015 में लॉन्च हुई थी, अप्रैल 2015 में। ओके, नेक्स्ट इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ये स्कीम आपने याद रखनी है कि ये इस स्कीम के अंडर किसको बेनिफिट होगा? तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड विमेन। ठीक है, तो स्पेशली स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है
दिस इज फॉर SCs, ST और विमेन एंटरप्रेन्योर्स, इतनी चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंड अप इंडिया स्कीम का, तो ये है टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन ₹10 लाख टू 1 करोड़। ओके, तो इसमें ₹10 लाख टू 1 करोड़ जो है ये इसमें लोन मिल सकता है टू मतलब किसको मिल सकता है ये लोन, टू SC, ST बोरोवर और विमेन। अब क्या है, बैंक्स को ये कहा गया है कि आपने क्या करना है, एटलीस्ट किसी एक SC को, एक ST को और मतलब और एटलीस्ट किसी एक विमेन बोरोवर जो है पर ब्रांच होनी चाहिए, ठीक है, फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ये ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज के लिए है, किसके लिए, ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। नाउ व्हाट इज दिस ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज? दिस ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज मीन्स सेक्टर्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज और ट्रेडिंग सेक्टर, ठीक है। तो इसमें यही सारे सेक्टर्स हैं बेसिकली, इन सेक्टर्स में ही सब कुछ ही आ जाता है। आप देखेंगे कि एवरी सेक्टर इज बीइंग कवर्ड इनडायरेक्टली। तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्री अलाइड यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और ट्रेडिंग सेक्टर, इन सेक्टर्स के अंदर इन सेक्टर्स को कहा गया है ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। इतनी चीज आपने याद रखनी है कि स्टैंड अप इंडिया में सिर्फ SC, ST और विमेन जो हैं उनको लोन मिलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज नो फ्रिल्स अकाउंट। नाउ व्हाट इज दिस नो फ्रिल्स अकाउंट? नो फ्रिल अकाउंट जो है ये लॉन्च हुआ था 2005 में। ये नो फ्रिल्स अकाउंट जो है ये इसमें क्या है कि आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हो विद जीरो बैलेंस, मतलब कोई इसमें बैलेंस नहीं चाहिए, तो दिस इज नो फ्रिल्स अकाउंट। यहाँ पे जो KYC है, ओके, अब इसमें नो फ्रिल्स अकाउंट में क्या है बेसिकली कि KYC नहीं चाहिए, ठीक है। KYC इज नॉट, पहले बेसिकली क्या हुआ था, नो फ्रिल्स अकाउंट से पहले, नो फ्रिल्स अकाउंट से पहले मतलब एक और स्कीम आई थी विच इज जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट आया था। जीरो बैलेंस अकाउंट में क्या था कि जीरो बैलेंस होना चाहिए, नाम से पता लग रहा है कि मतलब कोई मिनिमम बैलेंस नहीं चाहिए, कि जीरो बैलेंस है। अब ये गवर्नमेंट ने ये ऐसी स्कीम्स क्यों लॉन्च करते हैं, ताकि इससे बढ़ावा मिले, लोग जो है एनकरेज हों बैंक अकाउंट खोलने के लिए, कि भाई कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है तो क्या जा रहा है, तो चलो बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, इसी बहाने बैंक अकाउंट तो खुलेंगे। अब यहाँ पे जीरो बैलेंस में क्या था, जीरो बैलेंस अकाउंट में क्या था कि बैंक अकाउंट तो खुल रहे थे जीरो बैलेंस पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, KYC चाहिए था। क्या चाहिए था? KYC चाहिए था, मतलब पर्टिकुलर जो है जो भी KYC के लिए जो सर्टिफिकेशन, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं इंपॉर्टेंट मैंडेटरी, वो चाहिए थे, ठीक है। ओके, जैसे कि वोटर कार्ड हो गया, आप वैलिड वोटर कार्ड दिखा लीजिए, पासपोर्ट दिखा लीजिए, देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड अंडर KYC। ओके, अब क्या है, अब इस यहाँ पे KYC चाहिए थे, तो फिर से जीरो बैलेंस अकाउंट जो है, मतलब इसमें भी इतनी इंक्लूजन, इतना गवर्नमेंट को लगा कि इतनी ज़्यादा इंक्लूजन नहीं हो रही है, तो फिर गवर्नमेंट ने फाइनली क्या किया, क्योंकि हमने रिमोट एरियाज़ को भी टारगेट करना है इसमें, तो जीरो फ्रिल अकाउंट या नो फ्रिल्स अकाउंट ओपन किया गया। इसमें क्या था, इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू जीरो बैलेंस अकाउंट, लेकिन यहाँ पे KYC की भी ज़रूरत नहीं है। अब KYC की ज़रूरत नहीं है मतलब कि आप, इसका क्या मतलब है कि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए? नहीं, डॉक्यूमेंट तो चाहिए। सपोज आप किसी विलेज में रह रहे हैं, रिमोट एरिया में रह रहे हैं, वहाँ का जो हेड है उस विलेज का, वो एक सर्टिफिकेट बना के लिख देगा और अपनी सिग्नेचर कर देगा या स्टैंप लगा देगा सरपंच की या जो भी हेड है, ठीक है। तो दैट सर्टिफिकेट विल एक्ट एज वैलिड सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस करेंगे बैंक में, तो वो दैट विल एक्ट एज अ KYC। ओके, तो ये रखा गया कि मतलब ये गवर्नमेंट को लगा कि मे बी कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट या कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो सकता है रिमोट एरियाज़ के लोगों के पास नहीं हो, तो लेकिन वो सरपंच से या जो भी हेड है विलेज का, उससे तो एक सर्टिफिकेट बना सकते हैं ना कि वो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं या यहाँ रहते हैं, राइट। तो दैट्स वाई, तो दिस इज अंडर नो फ्रिल्स अकाउंट। अगेन जीरो बैलेंस इज रिक्वायर्ड एंड KYC इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली अ वैलिड सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू बी जो साइन कर देगा, स्टैंप लगा देगा हेड और सरपंच ऑफ द विलेज, राइट। एंड इट वॉज लॉन्च्ड इन 2005. नाउ after this no frills account, there is a basic saving bank deposit account, BSBDA, very very important, BSBDA याद रखिएगा। अब क्या हुआ कि 2012 में ये जो नो फ्रिल्स अकाउंट है, जो जीरो फ्रिल अकाउंट है, जो 2005 में जो लॉन्च हुआ था, इसी का नाम जो है BSBDA रख दिया गया 2012 में, ठीक है। 2012 में क्या रख दिया गया, BSBDA। और मैंने जब अभी हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना की थी, उसमें हमने क्या बोला कि BSBDA अकाउंट खुलता है पहले, यानी जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है, ठीक है, नो बैलेंस अकाउंट खुलता है। ओके, तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है ये, BSBDA 2012 में लॉन्च हुआ था। यहाँ पे जो मैक्सिमम डिपॉजिट है ना, इस
अकाउंट में क्या होता है, BSBD अकाउंट में क्या होता है कि जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो कितना होना चाहिए, जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो 1 लाख होना चाहिए, ठीक है, और 1 लाख से ऊपर का डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 लाख से ऊपर का डिपॉजिट अगर होगा तो फिर दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल सेविंग अकाउंट, उसको फिर सिंपल सेविंग अकाउंट में खुल जाएगा, हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। अब 1 लाख से ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये BSBD जैसे अकाउंट जो हैं ये खोले ही गरीब लोगों के लिए हैं, तो इसीलिए इसका यही है कि इसकी जो मतलब जो मिनिमम जो मैक्सिमम डिपॉजिट रखा गया है दैट इज ₹1 लाख, ठीक है। और मंथली जो ट्रांजेक्शंस हैं वो कितने रखे गए हैं, 4 ट्रांजेक्शंस आर अलाउड, ओके। एंड विड्रॉल ऑफ ₹10,000 पर मंथ, आप सिर्फ मैक्सिमम 10,000 पर मंथ की इसमें विड्रॉल कर सकते हैं, ओके। और अगर 1 लाख से ऊपर का डिपॉजिट चला गया तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल सेविंग अकाउंट, ओके। और अगर ये नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है BSBD तो उसके क्या नुकसान है, तो देखिए कोई भी अगर बेनिफिट BSBD के अंडर मिलना होगा, ठीक है, गरीब लोगों को वो नहीं मिलेगा, ओके। अगर इसके अंदर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट जो है लोन्स के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर, वो थोड़ा मिनिमम इंटरेस्ट लगाया जाएगा, कम इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो अगर आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपका अकाउंट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो इंटरेस्ट रेट जो है वो भी मतलब पर्टिकुलर आप इंटरेस्ट रेट इंजॉय नहीं कर पाएंगे, राइट। तो दीज आर द वेरियस थिंग्स, ओके। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या है, ये 2015 में ये लॉन्च हुई थी, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और इनफैक्ट जो मैंने ये लास्ट वाली जो योजना लिखी है, स्कीम लिखी है, दैट इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ये दोनों जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये दोनों जो हैं ये 2015 में ही लॉन्च हुई थी, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली जो प्रधानमंत्री ये सुरक्षा बीमा योजना है इसके जो एज ग्रुप है ना, मतलब कितनी एज ग्रुप के जो लोग हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो दैट इज फ्रॉम 18 to 70 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एज लिमिट जो है दैट इज 18 to 70 ईयर्स। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है इसमें एज जो है दैट इज 18 to 50 ईयर्स, ठीक है। यहाँ 70 ईयर्स है, यहाँ पे 50 ईयर्स है, ओके। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो प्रीमियम है, मतलब कितना एनुअल आपको पे करना है, ये बेसिकली इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, ठीक है। तो कितना इसमें प्रीमियम पे करना है, तो प्रीमियम इज फॉर ₹12 पर एनम, ठीक है, सही सुना आपने, ₹12 पर एनम है, ठीक है, पर मंथ भी नहीं है, पर एनम है। तो साल का आपने साल के 12 रुपये देने हैं इसमें, ठीक है। दैट विल बी कवरिंग एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो आप देखेंगे ये सारी स्कीम्स क्या है, गवर्नमेंट ने इतनी कम मतलब प्रीमियम पे ये क्यों रखी है, ताकि लोग एनकरेज हों, ठीक है, जो पुअर हाउस होल्ड हैं वो एनकरेज हों इंश्योरेंस लेने के लिए, ठीक है, बैंक अकाउंट खोलने के लिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का टारगेट अचीव होगा बेसिकली इससे, ठीक है। ₹12 पर एनम कवरिंग, इसमें क्या होगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होगा, ठीक है। तो रिस्क कवरेज जो है अंडर दिस स्कीम इज ₹2 लाख, ठीक है, 2 लाख का इसमें इंश्योरेंस जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होगा। तो ₹2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी, ठीक है। अगर डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ है या फुल डिसेबिलिटी है, उसमें 2 लाख का कवरेज मिलेगा। और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो ₹1 लाख का मिलेगा, ठीक है। देखिए इतना डेप्थ में तो खैर नहीं आएगा एग्जाम में, अगर अभी पर्टिकुलरली मैं एग्जाम की बात करूँ, ठीक है, बट इट इज़ कि आपकी नॉलेज के लिए कि अगर मतलब फुल डिसेबिलिटी होती है या फिर डेथ हो जाती है तो ₹2 लाख का इसमें कवरेज है और ₹1 लाख का है फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी, ओके। और एज ग्रुप याद रखिएगा 18 to 70 ईयर्स है। ईयर याद रखिएगा 2015 था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ओके। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना भी 2015 में लॉन्च हुई थी। प्रीमियम है इसका ₹330 पर एनम, ठीक है। तो इसमें इसका जो प्रीमियम है दैट इज ₹330 पर एनम, साल का 330 रुपये, ठीक है, ओके। एज लिमिट इज 18 to 50 ईयर्स एंड दिस इज, इसमें क्या है, ये डेथ क्लेम है बेसिकली, ठीक है। ये लाइफ इंश्योरेंस आप कह सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस है, डेथ क्लेम है ऑफ ₹2 लाख, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट इज देखिए ये रही, ये अभी हमने स्कीम्स डिस्कस की, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। नाउ वी हैव RBI's 5-year फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब क्या है कि रिजर्व बैंक ने क्या किया है, 5 ईयर की फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी बनाई है। ये कब बनाई थी, 2019 में बनाई थी, 2024 तक चलेगी, ओके। तो RBI ने क्या किया है, एक नेशनल स्ट्रैटेजी बनाई है। अब इस स्ट्रैटेजी के
की फीचर्स क्या हैं हमने वो याद रखने हैं, ठीक है। 2019 से 2024 तक ये 5 साल की आरबीआई ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन, याद रखना है आपने, ठीक है। तो इट एम्स एट प्रोवाइडिंग एक्सेस टू फॉर्मल फिनेंशियल सर्विसेज इन एन अफोर्डेबल मैनर, ठीक है। जैसे हम फिनेंशियल इंक्लूजन का जो टारगेट है वो डिस्कस करते आए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, फिनेंशियल लिटरेसी जो है वो प्रमोट होगी अमंग कस्टमर्स, ओके। तो फिनेंशियल इंक्लूजन एडवाइजरी कमेटी जो थी आरबीआई की, उसने वेरियस रिकमेंडेशंस दी हैं। अब ये रिकमेंडेशंस क्या हैं हम वो देख लेते हैं। तो देखिए इसमें रिकमेंडेशंस क्या हैं कि एक्सेस टू फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स इन एवरी विलेज विद इन द रेंज ऑफ 5 किलोमीटर्स, ठीक है। मतलब कि हर एक विलेज आफ्टर एवरी 5 किलोमीटर्स बेसिकली, तो आफ्टर द रेंज ऑफ एवरी 5 किलोमीटर्स जो विलेजेस हैं उनको फिनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, ओके। एवरी एडल्ट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। जो भी एडल्ट जो है वो जो कोई भी एडल्ट जो है जो प्रधानमंत्री जनधन योजना में एनरोल है, ठीक है, उसको मतलब उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, उसको पेंशन स्कीम प्रोवाइड करना, ये सारा इसमें रखा गया है। जैसे कि एक अटल पेंशन योजना भी है, ठीक है, तो अटल पेंशन स्कीम भी है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पेंशन स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज वी हैव पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री जो है, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री जो है उसको फुली ऑपरेशनल करना बाय मार्च 2022, ठीक है। तो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री है, यानी कि पब्लिक को कितना क्रेडिट दिया जा रहा है उस, ठीक है, उसको क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना, उसकी रजिस्ट्री को मेंटेन करना, एंड दैट हैज़ टू बी फुली ऑपरेशनल बाय मार्च 2022, ठीक है। ये सारे टारगेट्स हैं 2019 से 2024 का जो 5 ईयर जो प्लान है फिनेंशियल इंक्लूजन का आरबीआई का, ओके। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग डिजिटल फिनेंशियल सर्विसेज टू फैसिलिटेट कैशलेस सोसाइटी। ऑब्वियसली कैशलेस सोसाइटी, कैशलेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो एम्फसाइज कर रही है, ठीक है। अभी जैसे कोविड का जो टाइम चल रहा था तो उसमें भी हम कैशलेस ट्रांजैक्शंस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, है ना। तो ये वैसे भी डिजिटाइज करना, डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना, दिस हैज़ बिन, ये अभी तो टारगेट है ही है फिलहाल, ठीक है, ओके। Now every new entrant should be given information on government livelihood programs। तो जितने भी जो गवर्नमेंट वेरियस many a times it happens कि स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट जो है प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है बट लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक्चुअली यही है कि स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, बट पीपल डोंट नो, हम एक्चुअली उसका बेनिफिट नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो वी डोंट नो व्हाट आर दी कंडीशंस, व्हाट आर दी फीचर्स, या हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, हमें क्या, वी आर नॉट अवेयर एक्चुअली, सो वी पीपल आर नॉट एक्चुअली अवेयर, ठीक है। तो एक देखिए हम सबके पास एंड्रॉयड फोन्स तो हैं, वी ऑल हैव एंड्रॉयड फोन्स, लेकिन हमें जो मेन ऐप्स जो होनी चाहिए वो होंगी नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं भीम की बात करूं या जो भी जो फिनेंशियल जिससे हम डिजिटाइज कर सकते हैं अपनी, वो ऐप्स नहीं होंगे, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास है, लेकिन जो उसका एप्रोप्रिएट यूज़ है वो अभी भी लोग जो है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटाइज का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन जाएं सारे, ठीक है, दैट डजंट मीन डिजिटल अवेयरनेस होना, ठीक है, बट उसका एप्रोप्रिएट यूजेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो चलिए गवर्नमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम्स जो है वो सबके पास पहुंचना, सबको उसकी अवेयरनेस होना, तो दीज आर द की पॉइंट्स जो कि की रिकमेंडेशंस रखी गई थी जो आरबीआई की जो फिनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी थी फ्रॉम 2019 टू 2024, ओके। All right. Next is the last things which we need to discuss is the challenges। जो भी challenges क्या आ रहे हैं financial inclusion के लिए, तो ये बहुत common challenges हैं जो हम सभी we all are aware कि financial inclusion के challenges क्या हो सकते हैं। जैसे कि digital exclusion, ठीक है, अभी भी digitally इतने लोग aware नहीं हैं, तो काफ़ी society जो है वो excluded है अभी भी digital तरीके से, ठीक है, included है। इसमें बड़ी सारी चीज़ें एक्चुअली, literacy भी इसमें involved है, आती है, awareness इसमें important चीज़ें रखती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इसमें इंपॉर्टेंस रखती है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इंटरलिंक्ड। अनफेमिलियरिटी विद डीबीटी, डीबीटी इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उसकी अनफेमिलियरिटी है अभी भी लोगों में। तो कि कैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो स्कीम है कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर करती है मनी इनटू योर बैंक अकाउंट, ठीक है, जैसे सब्सिडीज मिलती हैं, जैसे या जनधन योजना के अंदर जो है पेंशन जो है मिल रही है, या जैसे कोविड का भी जो टाइम था, ठीक है, तो उसमें जनधन योजना में क्या था, जो पुअर हाउस होल्ड है उसमें कंसेक्यूटिव 3 महीने के लिए 500 रुपया सबके अकाउंट में, सबके खातों में डला था, राइट। तो दीज आर द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स, बेनिफिट्स विच आर गिवन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है।
करप्शन है, करप्शन इन द सेंस कि देखिए अगर हो सकता है कि कोई स्कीम लॉन्च, कोई प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, कोई स्कीम लॉन्च की गई है, मान लीजिए कोई स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है, तो जो बेनिफिशरीज हैं उन तक वो पैसा पहुंचा ही नहीं, जो मिडिल मैन है उन्होंने ही वो पैसा कहीं खा लिया, कहीं करप्शन हो गई, ठीक है, तो वो पैसा जो है इन बिटवीन ही कहीं फंसा हुआ है, या गवर्नमेंट देयर आर गवर्नमेंट लूप होल्स, देयर आर करप्शन, देयर आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विच आर डूइंग करप्शन इटसेल्फ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये करप्शन जो है ये मतलब काफ़ी हैम्पर करती हैं प्रोसेस को, ठीक है। इन एडुकेट रूरल बैंकिंग है, रूरल बैंकिंग जो है इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। अभी जैसे हमने कहा कि टारगेट है आफ्टर विलेज के हर 5 किलोमीटर का जो विलेज है वहाँ पे फाइनेंशियल मतलब बैंकिंग सर्विसेज या फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ये टारगेट है, ये स्ट्रैटेजी है आरबीआई की, ठीक है, जो 5 साल की स्ट्रैटेजी बनाई है। तो दिस विल इंक्लूड दिस अकाउंटेबिलिटी इशूज, येस दैट पता होना चाहिए कि कौन अकाउंटेबल है या कहाँ पे आपके जो ग्रीवियंसेस हैं वो रिड्रेस होंगे। तो दीज आर द चैलेंजेस विच एंड देयर आर सो मेनी अदर चैलेंजेस ऑल्सो विच are there for the financial inclusion of in front of government, in front of RBI, which need to be redressed, ठीक है। तो ये जो है ये आपको इसकी PDF, आज का जो टॉपिक है इंक्लूजन का, ये इसकी आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। इसको रिवाइज कीजिए, मिलूंगी बहुत ही जल्द आपके साथ नए लेक्चर के साथ इकोनॉमी के, ठीक है। डोंट वरी, आई विल कंप्लीट इट ऑफ, इसको हम जल्दी से कंप्लीट कर देंगे इकोनॉमी को, ठीक है। तो चलिए इसको रिवाइज कर दीजिए, रिवाइज कर लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Thank you. Bye bye. Take care.